नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की जो फाइनल बुक है जिसका नाम है सेल बायोलॉजी की 4th यूनिट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय। जैसा कि देखो, हम बात करें मेटाबॉलिज्म की तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। देखो मेटाबॉलिज्म वर्ड जो है इसका अर्थ होता है उपापचयी क्रियाएं। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी बोलते हैं इनको हम। मेटाबॉलिज्म जो वर्ड है उसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। देखो, जो फूड मटेरियल होता है उसका जो कंप्लीट फूड मटेरियल में कंप्लीट ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो होती है वो किससे बिलोंग करती है? वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से बिलोंग करती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से बिलोंग करती है। यानी हम कहते हैं उपापचयी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो फूड मटेरियल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से होती हैं। तो देखो, हम बात करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की। हमारा जो टॉपिक है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इसके अंदर देखो सबसे पहला जो है मेटाबॉलिज्म उपापचय की क्रियाविधि, जिसमें अपचय, ग्लूकोज का अपचय, ग्लाइकोलाइसिस, पाइरुविक अम्ल का ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण, वसा का अपचयन, वसीय अम्ल का ऑक्सीकरण, अमीनो अम्ल का अपचयन, ट्रांसएमिनेशन, ये सारी की सारी प्रोसेस मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आती है। यदि हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ मेटाबॉलिज्म की तो देखो, जो शब्द है उपापचय उसका अर्थ होता है परिवर्तन। यानी कि मेटाबॉलिज्म वर्ड का जो मीन्स होता है वो क्या होता है? परिवर्तन या टू चेंजेस से है। यानी मेटाबॉलिज्म वर्ड ग्रीक भाषा के वर्ड मेटाबॉल यानी चेंज से लिया गया है। यह शब्द उन सभी रासायनिक क्रियाओं के लिए उपयोग किया जाता है जो जीवों की कोशिकाओं में होती है। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, उसकी सेल्स में जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म से डिनोट करते हैं। तो देखो, जो मेटाबॉलिज्म वर्ड है उसका मतलब है टू चेंजेस, यानी परिवर्तन। और यह शब्द उन सभी रासायनिक क्रियाओं के लिए उपयोग में लिया जाता है जो जीव की कोशिकाओं में होती हैं तथा किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? एंजाइम्स के द्वारा नियंत्रित होती है। हमारे शरीर में वृद्धि हो, चाहे गति हो, श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, जनन, ऊतकों की टूट-फूट आदि जैविक क्रियाएं होती रहती हैं। यानी मानव की बॉडी के अंदर जो सभी प्रोसेस हैं वो लगभग होती रहती हैं, जिनमें ऊतकों की मरम्मत से संबंधित भी कार्य होता है, जिनके लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी हमारे शरीर में यदि किसी भी प्रकार की ग्रोथ होती है, किसी भी प्रकार की वृद्धि होती है या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोसेस है, नुकसान होता है, तो उसके लिए क्या होता है? शरीर को यानी रिपेयर करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इन जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने तथा वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थों के संश्लेषण के लिए जीव का शरीर जो होता है विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ यानी प्रकृति से प्राप्त करके इनका निरंतर रासायनिक रूपांतरण करता है। और जीव के शरीर में हुए पदार्थों के इस रूपांतरण के दौरान होने वाली समस्त भौतिक और रासायनिक क्रियाएं सामूहिक रूप से क्या कहलाती हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। सीधी सी बात है कि मेटाबॉलिज्म क्या है? किसी भी जीव के शरीर की कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती है। इन जैविक क्रियाओं के अंदर ऊतकों की मरम्मत, ऊतकों की टूट-फूट या शरीर की जो ग्रोथ है या रेस्पिरेशन से संबंधित, भोजन से रिलेटेड, उत्सर्जन से रिलेटेड सारी प्रोसेस बॉडी के अंदर होती है। जो बॉडी के अंदर जो प्रोसेस पाई जाती हैं, इन सभी प्रोसेस के अंदर कुछ विशेष प्रकार के चेंजेस पाए जाते हैं जिनको हम फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस कहते हैं, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इन भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को यानी जो जीव के शरीर में हो रही हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं?
मेटाबॉलिज्म कहते हैं या उपापचयी क्रियाएं कहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी कहते हैं। तो देखो शरीर, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, शरीर की जगह क्या आएगा, शरीर, यानी कि शरीर के अंदर संपन्न होने वाले समस्त रासायनिक और ऊर्जा के रूपांतरण उपापचय में सम्मिलित होते हैं। इन परिवर्तनों को यानी बॉडी के अंदर जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसके अंदर जो सेल्स पाई जाती है उनके अंदर जो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस होते हैं उनको हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला आता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा जो वर्ड यूज में लिया जाता है वो होता है एनाबॉलिज्म। यानी एक होता है अपचय तो दूसरा होता है उपचय। दोनों ही वर्ड क्या है, दोनों ही वर्डों में सिमिलरिटीज मिलती है, यानी देखने हम जब पढ़ते हैं इसको तो हमें दोनों ही देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस है और एनाबॉलिज्म की प्रोसेस है ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। देखो यहां पे बात की गई है कैटाबॉलिज्म की, तो देखो यहां पे एक मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम बात करते हैं कैटाबॉलिज्म, यानी एक होता है उपचय और एक होता है अपचय। तो देखो इस प्रक्रिया में क्या होता है, यानी बॉडी के अंदर जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं वो दो प्रकार से उसे हम डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला है कैटाबॉलिज्म। इस प्रक्रिया में जटिल अणुओं का सरल अणुओं में अपघटन होता है। बस यही मेन चीज है, अगर आपको समझ आ गई तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। यानी मानव में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं, मानव में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है अपचय और दूसरा होता है उपचय। अपचय और उपचय में क्या फर्क है, देखो जब शरीर के अंदर जटिल अणुओं यानी हार्ड मटेरियल जो होता है, जटिल पदार्थों को किस में चेंज किया जाता है, सरल पदार्थों में चेंज करते हैं। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में चेंज करने की प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, अपचय। जबकि उपचय के अंदर क्या होता है, उपचय के अंदर सरल पदार्थों को चेंज कर दिया जाता है, किसके अंदर, जटिल पदार्थों में चेंज कर दिया जाता है। यही मेन डिफरेंस होता है अपचय और उपचय का। तो देखो यहां पे हम बात करते हैं वापस अपने टॉपिक पे कि अपचय और उपचय में क्या होता है। देखो इस प्रक्रिया में जटिल अणुओं का सरल अणुओं में क्या कर दिया जाता है, अपघटन कर दिया जाता है। यानी कि जटिल अणुओं को, जिस प्रकार हम डाइजेशन या पाचन की परिभाषा पढ़ते हैं, डाइजेशन या पाचन की परिभाषा हम क्या पढ़ते हैं कि मानव के शरीर में पाए जाने वाले जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं या फिर पाचन कहते हैं। उसी प्रकार क्या होता है इसके अंदर, देखो इस प्रक्रिया में जटिल अणुओं को किसमें चेंज कर दिया जाता है, सरल अणुओं में अपघटन होता है, मतलब कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में चेंज कर दिया जाता है तथा ऊर्जा का उत्पादन होता है। यानी कि जब जटिल अणु जो है, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो अणु होते हैं, जटिल अणु जो होते हैं, जब उनको सरल अणुओं में बदला जाता है तो उस दौरान क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस उपापचय के इस भाग में ऑक्सीकरण द्वारा भोजन से प्राप्त पदार्थों का अपघटन होता है। उपापचय की इस प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन, जो मैं आपको शुरुआत से ही बता रहा हूं कि फूड मटेरियल के ऑक्सीडेशन से जो भोज्य पदार्थ निर्मित होते हैं, यानी फूड मटेरियल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के दौरान हमें क्या प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। और इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, इन सबको मिलाकर हम कहते हैं कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो हो रही है। तो देखो उपापचय के इस भाग में ऑक्सीकरण के द्वारा भोजन से प्राप्त पदार्थों का क्या होता रहता है, अपघटन होता है तथा इसमें संग्रहित स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। काइनेटिक जो एनर्जी है वो पोटेंशियल है, यानी कि हम बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। अब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या डिफरेंस होता है, तो देखो हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, यदि किसी वस्तु को हम किसी तीसरी मंजिल से नीचे की तरफ गिरते हैं,
तीसरी मंजिल पर जो वस्तु है जहां से उसे हम गिर रहे हैं वो उसकी काइनेटिक है, वो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इसकी पोजीशन कहां पर होती है, वो उसकी स्थितिज ऊर्जा है। जबकि गतिज ऊर्जा क्या है, जो वस्तु नीचे की तरफ मूव करती है तो वो क्या है, उसकी गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है, जिसे हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। तो देखो इस पर सबसे पहले हमने अपचय की परिभाषा में क्या पढ़ा कि जो अपचय होता है, यानी कि अपचय क्या है, इस प्रकार की प्रक्रिया में जटिल अणुओं को किसमें चेंज कर दिया जाता है, सरल अणुओं में बदल दिया जाता है। और इस प्रक्रिया के अंदर मेन बात क्या है, इस प्रक्रिया में जो भी एनर्जी बनती है उसको क्या है, यानी इस प्रक्रिया के दौरान जो एनर्जी का उत्पादन होता है उस स्थितिज ऊर्जा को चेंज कर दिया जाता है गतिज ऊर्जा में। फिर देखो, फिर है उपचय, एनाबॉलिज्म। मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, उपापचयी प्रक्रियाओं को। एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। एना देखो, सरल भोज्य पदार्थों से जटिल भोज्य पदार्थों का जब संश्लेषण होता है तो ये क्या है, कहलाती है उपचय प्रक्रिया कहलाती है। अपचय और उपचय में डिफरेंस क्या है, एक के अंदर जटिल पदार्थों को सरल में कन्वर्ट किया जा रहा है तो दूसरे के अंदर सरल पदार्थों को किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, जटिल भोज्य पदार्थों में। देखो इसमें गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है, जबकि अपोजिट है। क्या अपोजिट ये है कि हम जब अपचय पढ़ते हैं तो अपचय के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, गतिज ऊर्जा में। और इसके अंदर क्या है, इसमें गतिज ऊर्जा को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, स्थितिज ऊर्जा में। तो यहां पे हमने बात की कि जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है वो 2 टाइप्स की होती है, जिसके अंदर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म हमने पढ़ा। तो देखो अब हम बात करते हैं कैटाबॉलिज्म की। हम इन दोनों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है। हमने अभी तक यही पढ़ा है कि जो कैटाबॉलिज्म है उसके अंदर जटिल अणुओं को चेंज कर दिया जाता है सरल अणुओं में, और स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो कन्वर्ट होती है गतिज ऊर्जा में। तो देखो कैसे होती है। सबसे पहले अपचय, डेफिनेशन वही रहेगी। अपचय वह प्रक्रिया होती है जिसमें जटिल अणुओं को चेंज कर दिया जाता है सरल अणुओं में, तथा इस प्रक्रिया में भी क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, और ऊर्जा को चेंज कर दिया जाता है स्थितिज को गतिज ऊर्जा में। अब देखो यदि इसके उदाहरण की बात करें, एग्जांपल की बात करें, तो देखो एग्जांपल के लिए कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड अपचय प्रक्रिया द्वारा, यानी कार्बोहाइड्रेट है चाहे वो लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिकों को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसी प्रकार लिपिड क्या होती है, फैट यानी वसा। तो देखो इस उदाहरण के लिए यदि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के अंदर जो कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है तो इसमें जल तथा CO2 में परिवर्तित, तो देखो कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड अपचय द्वारा, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को, यहां पे लिपिड ही लिखा है, गलत है थोड़ा सा वर्ड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को जो कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस के द्वारा जल और CO2 में परिवर्तित किए जाते हैं, वह इस दौरान क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार अमीनो अम्लों के अपचय से, अमीनो अम्लों के अंदर यदि कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस से नाइट्रोजन युक्त अंतिम उत्पाद बनते हैं वह ऊर्जा उत्पन्न होती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि जो कैटाबॉलिज्म है, यानी कि अपचय की प्रक्रिया जो है, कैटाबॉलिज्म को या जो अपचय की प्रक्रिया है, इसके अंदर हम चेंज कर रहे हैं क्या, जो जटिल भोज्य पदार्थ हैं उनको हम चेंज कर रहे हैं किसके अंदर, सरल भोज्य पदार्थों में। और इस दौरान क्या हो रहा है, इस दौरान एटीपी का उत्पादन हो रहा है, यानी ऊर्जा बन रही है। अब जो एनर्जी बनेगी उसमें स्थितिज ऊर्जा को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसके अंदर, स्थितिज ऊर्जा को कन्वर्ट कर दिया जाएगा गतिज ऊर्जा में। किसमें, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है इस प्रोसेस में, जैसा कि देखो अमीनो अम्ल का एक एग्जांपल दिया गया है कि अमीनो अम्लों को हम क्या कहते हैं, NH2 कहते हैं।
NH2। अमीनो अम्लों के अपचय से नाइट्रोजन युक्त अंतिम उत्पाद बनते हैं। अमीनो अम्लों के अंदर यदि अपचय की प्रक्रिया हो जाए, यानी कि अमीनो अम्लों के अंदर अपचय या कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, तो नाइट्रोजन युक्त अंतिम उत्पाद बनते हैं, वह ऊर्जा उत्पन्न होती है। NH2, या फिर मैं ये कहूं, यहां पे हम लिख देते हैं एक बार ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अमीनो अम्ल जो है, अमीनो अम्ल है, उनके अंदर जब कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस होगी तो वो नाइट्रोजन युक्त उत्पाद बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नाइट्रोजन युक्त उत्पाद बनाएंगे, जो कि कुछ भी हो सकते हैं। देखो क्या, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के रूप में हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के रूप में हम ले सकते हैं, एक तो सबसे पहले अमोनिया को, NH3। अमोनिया के बाद आता है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ये फॉर्मूला है यूरिया का। तो अमोनिया और यूरिया दोनों ही क्या है? नाइट्रोजन युक्त जो है पदार्थ है। इनके साथ साथ यहां पे लिखा है कि क्या बनती है? एनर्जी बनेगी, और इस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। तो देखो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने बात की कि जो हमारा टॉपिक था, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस के अंदर, जो प्रोसेस के अंदर ये चेंजेस होंगे। फिर देखो मैंने अभी आपको सिर्फ यहाँ पे बताया अमीनो अम्लों के बारे में, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सभी क्या होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, इनको भी चेंज, इनके अंदर भी क्या है? कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, अपचय की प्रक्रिया होती है, और ये आगे जाकर कुछ विशेष प्रकार के सब्सटेंस या उत्पाद बनाती है। अब देखो बात करते हैं कैटाबॉलिज्म के अपचय की, सॉरी कार्बोहाइड्रेट के अपचय की, कि कार्बोहाइड्रेट में यदि अपचय की प्रक्रिया होती है तो क्या प्रोसेस होती है। देखो कार्बोहाइड्रेट हम जानते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिकों को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको हम कहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए यौगिक। यदि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिकों की हम बात करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज जो है वो क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज जो है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अब हम यदि आपने इससे पहले 12th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, 11th 12th में पढ़ा होगा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स अंत में 2 पायरुविक एसिड बनाता है, वही प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। तो आपको ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर यदि कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स जो है वो टूटकर अंत में पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। उसी को हम आगे पढ़ेंगे कि जो ग्लूकोज का जो अपचय होता है तो किस प्रकार होता है, ये यहाँ पे आगे दे रखा है, लेकिन ऊपर वाले टॉपिक को समझाने के लिए मैंने इसका सहारा लिया है। देखो जीवद्रव्य में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म के अंदर एनर्जी का मुख्य रिसोर्स क्या होता है? ग्लूकोज होता है। शरीर में आवश्यक ऊर्जा का अधिकतर भाग हमें किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। यानी हमें शरीर में जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। भोजन कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स व मोनोसैकेराइड्स के रूप में होता है। हमारे जो अंदर फूड मटेरियल होता है वो किस रूप में होता है? पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स के रूप में प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कि प्रमुख रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ एक प्रोडक्ट होता है, कोई एक उत्पाद होता है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 2:1 रहता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? 2:1। आप खुद इसको देख सकते हो, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं यहाँ पे? 12, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 6। तो इनका अनुपात यदि हम इनको काटें तो क्या बनेगा? 2:1 बनेगा। तो देखो
मनुष्य को प्रतिदिन लगभग 450 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता अपने भोजन में होती है। एक मनुष्य को प्रत्येक दिन कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है? लगभग 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत क्या होते हैं जो कि हम घरों में यूज करते हैं? आमतौर पर हम घरों में दाल, चावल, आलू, रोटी, दूध और फल का यूज करते हैं। इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और इन सभी से हमें एक दिन में कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए? 500 ग्राम, लगभग 450 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अब देखो, पाचन योग्य कार्बोहाइड्रेट पाचन योग्य जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो श्रुदांतर का मतलब होता है बड़ी आंत में मोनोसैकेराइड्स में परिवर्तित कर दी जाती है। और कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख और अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज होता है। यही ग्लूकोज हमारी जो छोटी आंत है, एक होती है श्रुदांतर और एक होती है बृहदांतर। छोटी आंत को हम बोलते हैं श्रुदांतर, और जो बड़ी आंत, बड़ी इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूं मैं, जो छोटी आंत होती है उसको हम श्रुदांतर बोलते हैं, बड़ी आंत को हम क्या बोलते हैं? बृहदांतर बोलते हैं। तो देखो, यह ग्लूकोज हमारी छोटी आंत के ल्यूमन वाले पार्ट से साधारण डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा और सक्रिय अभिगमन की प्रक्रिया के द्वारा क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। छोटी आंत में जो ग्लूकोज अवशोषित होता है उसमें से अन्य शर्कराओं से निर्मित ग्लूकोज का निम्न पदों द्वारा अपचय होता है। यानी कि श्रुदांतर में जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है या कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूल्स है उससे ग्लूकोज का जो कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस है वो कैसे संपन्न होती है? तो देखो, ग्लूकोज का जो अपचय है, ग्लूकोज कोशिका में दहन की क्रिया द्वारा CO2 व H2O का निर्माण करता है। ग्लूकोज होता है वो कोशिका में दहन की प्रक्रिया के द्वारा CO2 और H2O का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। एवं इस दौरान क्या रिलीज होती है? ऊर्जा। यह क्रिया कम से कम 30 पदों से होती हुई पूर्ण होती है। प्रत्येक पद के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है और इस प्रक्रिया में एंजाइम एक विशेष क्रम में क्रमबद्ध होते हैं। यानी ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म के लिए क्या होता है कि ग्लूकोज का जो कैटाबॉलिज्म है उसके अंदर जो स्टेप्स बाय स्टेप पाए जाते हैं, यानी स्टेप पाए जाते हैं कि आगे से आगे क्या प्रोसेस होती है, वो लगभग कितने चरणों में पूर्ण होती है? 30 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। इस प्रक्रिया के अंदर प्रत्येक एंजाइम की अपनी ही क्या होती है? भूमिका होती है। देखो, ग्लूकोज के प्रत्येक अणु यानी एक अणु से के अपघटन को 4 प्रमुख पदों में विभक्त करते हैं। ग्लूकोज का एक अणु जब विभक्त होता है तो वो 4 स्टेप्स के अंतर्गत गुजरता है, जिसमें पहला आता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकारी डिकार्बोक्सिलेशन यानी डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, थर्ड जो है वो है क्रेब्स साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चलता है, फोर्थ है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण यानी ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस चक्कर जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस चक्कर जो है उसको आपको एक पूरे डिटेल के साथ समझाना होता है। देखो, सबसे पहला ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें एक ग्लूकोज का अणु टूटकर 2 पायरुविक अम्ल व 2 एटीपी अणुओं को बनाता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में अनेक पदों में पूर्ण होती है। देखो क्या, और प्रत्येक पद के लिए विशिष्ट एंजाइम होता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के क्रमिक पदों को जर्मनी के वैज्ञानिक एम्डन मेयरहॉफ और एम्डन और मेयरहॉफ ने इन्हें बताया। यानी सीधी सी बात है कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे की फुल फॉर्म होती है एम्डन मेयरहॉफ पाथवे। तो देखो, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को एम्डन और मेयरहॉफ साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इसका नाम एम्डन मेयरहॉफ पाथवे भी कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में अधिकतम प्रक्रियाएं रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब एक सब्सटेंस जब दूसरे में बदलता है और दूसरा सब्सटेंस जब वापस उसी सब्सटेंस में बदलता है तो उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल। यानी ग्लाइकोलाइसिस की जो अधिकतम प्रक्रियाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती है? उत्क्रमणीय। यानी सीधी सी बात है कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर जो भी सब्सटेंस पदार्थ यानी जो भी पदार्थ है वो एक से दूसरे में बदलते हैं, दूसरे से पहले में बदलते हैं, तो वो क्या होते हैं? रिवर्सिबल टाइप के होते हैं। ये प्रतिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है फास्फोरिलीकरण। देखो, फास्फोरिलीकरण यानी
एटीपी के अणु का एडीपी में चेंज हो जाना। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। देखो इसमें फास्फेट के 3 अणु हैं, इसमें फास्फेट के 2 अणु हैं, अर्थात एक फास्फेट का अणु निकल जाएगा। देखो सबसे पहली प्रोसेस आती है फास्फोरिलीकरण। अपघटन में प्रवेश कर रहा प्रत्येक ग्लूकोज का अणु, यानी कि अपघटन का मतलब ग्लूकोज के अपघटन की बात करें, ग्लूकोज के अपघटन में प्रवेश कर रहा प्रत्येक ग्लूकोज का अणु एटीपी से एक फास्फेट समूह ग्रहण करके ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है। यह क्रिया हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। इस क्रिया को फास्फोरिलीकरण कहते हैं। देखो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल एक एटीपी जो है इसमें एटीपी निकलता है, तो यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज जो है वो क्या बनाता है, ग्लूकोज एटीपी के साथ बाइंड होता है तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है और एडीपी जो है वो एक अलग सब्सटेंस बनता है। तो ग्लूकोज से क्या बना, सबसे पहले ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फास्फेट। दूसरा स्टेप देखो आइसोमेराइजेशन यानी समावयवीकरण की प्रक्रिया। अणुओं के पुनर्विन्यास के कारण ग्लूकोज 6 फास्फेट आगे चेंज होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। यह क्रिया फास्फो हेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में, नाम से स्पष्ट है आइसोमेरेज, और यहां पे भी हम क्या कहते हैं आइसोमेराइजेशन, यानी आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चेंज हो जाएगा। थर्ड जो है वो है फास्फोरिलीकरण। देखो इस क्रिया में पुनः एक एटीपी अणु के अपघटन से प्राप्त हुआ एक ऊर्जा युक्त फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट से जुड़कर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाता है। होता क्या है, देखो यहाँ पे हमने प्राप्त किया फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट एक एटीपी अणु के साथ बाइंड करता है और यहाँ पे फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में चेंज हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट प्लस एडीपी में, यानी एक मॉलिक्यूल एटीपी का निकलकर एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एटीपी रह जाती है एडीपी में कन्वर्ट, और जो एक मॉलिक्यूल निकलता है वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट के साथ जुड़ेगा। और 1,6 क्यों लिखा है, क्योंकि फ्रक्टोज के पहले मॉलिक्यूल्स पर जुड़ता है, जिस कारण इसे कहते हैं फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फोर्थ प्रोसेस है जो है वो है क्लीवेज की प्रोसेस। क्लीवेज का मतलब होता है विदलन। वैसे तो हम बायो में क्या पढ़ते हैं, क्लीवेज यानी विदलन की प्रक्रिया। विदलन की प्रक्रिया के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो जाइगोट होता है उसके अंदर क्लीवेज की प्रोसेस होती है, विदलन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे वो क्लीवेज नहीं है। यहाँ पे देखो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट प्रथम 2 समखंडों में विघटित हो जाता है, यानी हम क्लीवेज की प्रक्रिया में क्या पढ़ते हैं कि किसी भी चीज का 2 भागों में क्या हो जाना, डिवाइड हो जाना, तो वो क्या है क्लीवेज की प्रक्रिया। इसी प्रकार इसमें देखो क्या हो रहा है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें 3 कार्बन अणुओं वाले ग्लिसरील्डिहाइड 3 फास्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनते हैं, यानी यह क्रिया एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। सीधी सी बात है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट यहाँ, फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो होता है वो यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फास्फेट जब एटीपी के साथ बाइंड करता है तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाता है। अब जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है ये एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में रिवर्सिबल प्रोसेस के द्वारा ग्लिसरील्डिहाइड 3 फास्फेट ग्लिसरील्डिहाइड 3 फास्फेट में चेंज हो जाता है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में बदल जाता है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 2 भागों में विभक्त हो गया। इस प्रकार बने हुए ट्रायोज फास्फेट एक दूसरे के आइसोमेराइज होते हैं। उपापचय पथ के अगले पद में ग्लिसरील्डिहाइड 3 फास्फेट ऑक्सीडाइज होता है। अब यानी ग्लिसरील्डिहाइड 3 फास्फेट जो है ये वाला ये ऑक्सीकृत होगा और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ग्लिसरील्डिहाइड 3 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया फास्फोट्रायोज आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। तो देखो यहाँ पे हमने बात की, यहां पे हम बात करते हैं देखो कि फिफ्थ जो हमारा फिफ्थ स्टेप है, इस फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, ग्लिसरील्डिहाइड 3 फास्फेट जो है वो H3PO4 अणु के साथ अटैच होगा और इसके अंदर निकोटिनोमाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट NAD+ आयन जो है वो अटैच होकर क्या बनाएंगे 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड NADH+ H पॉजिटिव आयन का निर्माण करेंगे। देखो फास्फोरिलीकरण तथा ऑक्सीकारिक डिहाइड्रोजेशन है। प्रत्येक ग्लिसरील्डिहाइड 3 फास्फेट
का यहां अब फास्फोरिलीकरण होता है और ऑक्सीकारी विहाइड्रोजनीकरण होता है। और यहां पे देखो जो अणु है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में चेंज हो गए, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो चुका है। 6 स्टेप है एटीपी का फॉर्मेशन। एटीपी का फॉर्मेशन होगा कैसे, देखो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये जब एडीपी से क्रिया करता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से क्रिया करता है, तो फास्फोग्लिसरेट एंजाइम की उपस्थिति में 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाएगा और इस दौरान क्या बनेगी, एक एटीपी बनेगी फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। 7th स्टेप वही आ गया आइसोमेराइजेशन। फास्फोग्लिसरॉल म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाएगा। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में चेंज हो गया 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। लास्ट में डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जल की कमी होना। इनोलेंस एंजाइम की उपस्थिति में 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड से एक जल का अणु क्या होता है, अलग हो जाता है, वह फास्फोइनोल पायरुविक एसिड बनता है। नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर देखो जो कि हमारा लास्ट स्टेप है, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। फिर वापस वही किसका फॉर्मेशन होगा, एटीपी का। देखो फास्फोइनोल पायरुविक एसिड एडीपी के साथ अटैच होकर एटीपी में फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल में से फास्फोरिक एसिड जो है वो निकल जाएगा और फास्फोरस जो होगा वो किसके साथ जुड़ जाएगा, एडीपी के साथ, तो एडीपी कन्वर्ट होगी एटीपी में और पायरुविक अम्ल बनेगा। पायरुविक अम्ल स्वतः ही पायरुविक अम्ल कीटो अवस्था में परिवर्तित होता है। लास्ट में क्या होता है कि जो यहां पे हमें क्या प्राप्त हुआ है, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड अंत में किसमें कन्वर्ट हो गया, पायरुविक एसिड के अंदर। हम यहीं पे बात करेंगे क्योंकि इससे आगे के साइकिल की हम आगे बात करेंगे। आज आई होप आपको ये समझ आया होगा जो हमने ग्लाइकोलाइसिस चक्कर पढ़ा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। फिर इसी प्रकार से आगे स्टेप बाय स्टेप बदलते हैं तो हम देखते हैं कि अंतिम उत्पाद जो बनता है वो क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। तो पायरुविक एसिड से आगे हम बात करेंगे कि पायरुविक एसिड जो है वो आगे जाके कन्वर्ट होके किन चीजों का निर्माण करता है। हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को लेकर चल रहे थे और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स अंत में चेंज हुआ किसमें, पायरुविक एसिड के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।